हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विथ राजू। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेल एंड सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एनाटॉमी क्या होता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, मानव शरीर के संरचना का अध्ययन ही एनाटॉमी कहलाता है। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि मानव के शरीर में जो शेप, साइज, आकार, ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं वो एनाटॉमी कहलाता है। आगे देख लेते हैं फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ फंक्शनिंग, मानव शरीर की कार्य प्रणाली का अध्ययन ही फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि जो हम लोगों का मानव का शरीर होता है इसमें अनेक प्रकार के सिस्टम होते हैं। फॉर एग्जांपल रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी का अध्ययन करना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। तो आशा करता हूं कि ये पॉइंटें आपको समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। आगे है आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेल। जैसा कि सभी को पता है कि सेल का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी और कोशिका के अध्ययन को यानी सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जो कोशिका होती है वो हमारे जीवन की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो चलिए देख लेते हैं सेल के स्ट्रक्चर क्या क्या हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है प्रोटोप्लाज्म, तीसरा है आपका साइटोप्लाज्म, चौथा है क्रोमोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, फ्लैजिला और लाइसोसोम। तो चलिए इन सभी के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का जो था वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सेल ऑफ वॉल भी कहा जाता है, इसे सेल का दीवार भी कहा जाता है और इसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। यह 3 परतों से बनी होती है, जिसमें रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अणु होते हैं। और जो हम लोगों का सेल मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अणु होते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या क्या है? कोशिका झिल्ली सबसे पहले तो हमारे सेल के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं उन सबका प्रोटेक्शन करता है यानी रक्षा करता है, और डाइजेशन में हेल्प करता है, पाचन में हेल्प करता है। और यह सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो कि इसके इच्छा के अनुसार सेल के अंदर से बाहर या अंदर पदार्थ आ और जा सकते हैं। बिना इसके अनुमति के कोई भी पदार्थ न सेल से बाहर आ सकता है न सेल के बाहर जा सकता है। अगला है आपका प्रोटोप्लाज्म। कोशिका जीवद्रव्य नामक जीवनदायी पदार्थ से बनी होती है। जो हम लोग का प्रोटोप्लाज्म होता है वो कोशिका जीवद्रव्य नामक जीवनदायी पदार्थ से बनी होती है। इसे आगे केंद्रक और साइटोप्लाज्म में विभाजित किया गया है और यही आगे जाकर क्या होती है, 2 भागों में बढ़ जाती है, एक केंद्रक और एक साइटोप्लाज्म। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। यह एक गोलाकार संरचना है। जो हम लोग का न्यूक्लियस होता है ये गोलाकार संरचना में होता है। यह दोहरी परत से घिरा होता है और ये दोहरी परत से बना होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। और जो दोहरी परत से घिरा होता है उसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियोलिस होते हैं और इसमें बहुत से न्यूक्लियोलिस होते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कार्य को देख लेते हैं। इसका सबसे पहला कार्य है जो कि मेन कार्य है, कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र है। यह कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। कौन? न्यूक्लियस। और यह आनुवांशिकी जानकारी को नियंत्रित करता है और जो हम लोग का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसे भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। जो न्यूक्लियस होता है ये कोशिकाओं के विकास में भी मदद करता है। अगला है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को देख लेते हैं। यह कोशिका का आंतरिक भाग होता है। जैसा कि आपको यहाँ स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि ये जो
कलर में दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो गुलाबी कलर का दिख रहा है ये सभी साइटोप्लाज्म है। यह कोशिका के अंदर का भाग होता है। और ये किस प्रकार का भाग होता है? यह जेली संरचना होती है। ये जेली संरचना होती है जिसमें ठोस, तरल विभिन्न प्रकार के अणु होते हैं। और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अणु हैं जो कि ठोस हो सकते हैं, तरल हो सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अणु होते हैं। अगला है आपका क्रोमोसोम। यह धागे जैसी संरचना होती है। क्रोमोसोम की जो संरचना होती है एक धागे की जैसी होती है। कोशिका विभाजन के दौरान यह दिखाई देती है। जब कोशिका का विभाजन होता है उस टाइम क्रोमोसोम को देखा जा सकता है। मानव कोशिकाओं में क्रोमोसोम 23 जोड़े में होते हैं। मानव के शरीर में जो कोशिका होती है, जो क्रोमोसोम होता है वो 23 जोड़े में होता है। ये आनुवांशिकी जानकारी रखते हैं और ये क्या करते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं। क्रोमोसोम ही हमारे मानव शरीर में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। और ये हेरिडेटिकल यूनिट वाहक के रूप में कार्य करता है और हेरिडेटिकल यूनिट वाहक के रूप में कार्य करता है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। क्रोमोसोम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऑटोसोम जो कि 22 जोड़े में होता है और सेक्स क्रोमोसोम जो कि 1 जोड़े में होता है। टोटल कुल क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, 46 होती है। आगे देख लेते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये वाला पार्ट आपको डार्क वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इधर ये जो पार्ट दिख रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह राइबोसोम रहित होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते हैं और लिपिड कार्बोहाइड्रेट स्रावित करने के लिए होता है। और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्रावित करने के लिए होता है। अगला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषण प्रोटीन के लिए इसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं। जो हम लोग का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सतह पे राइबोसोम लगे होते हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगला है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। जो गोल्जी अपरेटस होता है हम लोग को उसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यह कोशिकाओं की भित्ति के पुनः विश्लेषण, पुनः निर्माण और पैकेजिंग में मदद करता है। जो गोल्जी अपरेटस होता है यह कोशिकाओं को पुनः निर्माण में भी मदद करता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। ये छड़ के आकार का एक छोटा पिंड होता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये छड़ के आकार का एक छोटा सा पिंड जैसा होता है जो कि दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। जो बाहरी झिल्ली होती है इसकी वो छिद्रयुक्त होती है और जो आंतरिक झिल्ली होती है ये फोल्ड टाइप का होता है, मतलब एक सतह टाइप का होती है जो कि तहों में फंसी होती है। फंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य इसका मेन कार्य है कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना। यह कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है। यह हमारे शरीर में भोजन से शक्ति और ऊर्जा का उत्पादन करता है। जब हम भोजन कोई भी ग्रहण करते हैं, किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का ही होता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है। राइबोसोम यह किसी झिल्ली से घिरी नहीं होती है। यह किसी भी प्रकार की झिल्ली से घिरी नहीं होती है। राइबोसोम के मुख्य घटक आरएनए और प्रोटीन है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। फ्लैंजिला जो है यह हेयर यानी बाल के जैसी एक संरचना होती है। यह कोशिकाओं की गति में मदद करती है। फ्लैंजिला जो है बाल की जैसी इसकी संरचना होती है और कोशिकाओं को मूवमेंट कराने में ये हेल्प करता है। अगला है लाइसोसोम। एक झिल्ली से घिरी कोशिकीय द्रव्य अंग जिसमें विभिन्न
विभिन्न पाचन एंजाइम होते हैं। जो हम लोगों का लाइसोसोम होता है, ये कोशिकीय द्रव्य अंग जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचन के एंजाइम होते हैं। एंजाइम जिसमें थैलियाँ होती हैं और इन सभी एंजाइम में क्या होती हैं, थैलियाँ होती हैं। इसे क्लीन अप क्रू के नाम से भी जाना जाता है और लाइसोसोम को क्लीन अप क्रू के नाम से भी जाना जाता है। इसका फंक्शंस क्या है, इसका कार्य क्या है, देख लेते हैं। लाइसोसोम का जो कार्य है, अवांछित मैक्रोमॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। ये जो अनवांछित मतलब जो बेकार के मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें तोड़ देता है और क्षतिग्रस्त आर्गन को रिसाइकल करता है, फिर से दोबारा पुनः सही कर देता है।